जो जानकारी उपलब्ध है उस पर एक गहराई से नजर डालेंगे। जी। स्रोत बताते हैं कि ये आंदोलन 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ था। हाँ, नक्सलबाड़ी। और फिर 70 के दशक में ये तत्कालीन बिहार मतलब आज के झारखंड जी तक फैल गया। जी हाँ, बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों के आधार पर इसके इतिहास को समझें, इसके मुख्य कारण क्या रहे, असर क्या हुआ और हाँ, समाधान क्या सुझाए गए हैं। बिल्कुल। जानकारी ये भी है कि अब सरकारी कार्रवाई और विकास से इसका असर काफी कम हुआ है, खासकर कोल्हान क्षेत्र में सिमट गया है। हाँ, ये बात सही है कि प्रभाव कम हुआ है। चलिए तो इसे और समझते हैं। झारखंड में ये कैसे फैला, मतलब शुरुआती दौर के बाद क्या हुआ? हाँ, तो शुरुआती दौर के बाद आप देखिए 80 के दशक में जो माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर MCC जैसे समूह थे, MCC, हाँ, उन्होंने आदिवासी बहुल इलाकों में अपनी पकड़ बनानी शुरू की। फिर 2000 में जब झारखंड अलग राज्य बना, हाँ, राज्य बनने के बाद तो उन्हें आप कह सकते हैं कि कई जिलों में फैलने का मौका मिल गया। और फिर एक और महत्वपूर्ण पड़ाव आया 2004 में। 2004 जी, जब MCC और पीपल्स वॉर ग्रुप का विलय हुआ और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी बनी, CPI माओवादी। अच्छा, CPI माओवादी। तो ये एक बड़ा संगठनात्मक बदलाव था। हाँ, इसने आंदोलन को काफी संगठित कर दिया। तो ये तो संगठन की बात हुई, लेकिन जमीन पर वो कौन सी वजहें थी जिन्होंने इसे पनपने दिया? स्रोत क्या कहते हैं, मुख्य कारण क्या थे? देखिए, लगभग सभी स्रोत जो है वो सामाजिक आर्थिक असमानता को एक बुनियादी वजह मानते हैं। सामाजिक आर्थिक असमानता? हाँ, आदिवासियों का अपनी जमीन और जंगल के संसाधनों से मतलब बेदखल होना, गरीबी, बेरोजगारी और फिर शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनकी भारी कमी, ये सब मिलकर एक तरह का असंतोष पैदा करते हैं। और इसमें एक और अहम चीज जुड़ती है, वो है खनिज संसाधनों का मुद्दा। झारखंड तो खनिजों के लिए जाना जाता है। बिल्कुल, कोयला, लौह, बहुत कुछ है, लेकिन बड़े पैमाने पर खनन तो हुआ, पर स्रोतों के अनुसार इसका जो फायदा था वो स्थानीय समुदायों तक बहुत कम पहुंचा। मतलब विस्थापन ज्यादा हुआ, फायदा कम। हाँ, बिल्कुल, विस्थापन झेलना पड़ा और फिर अवैध खनन और उससे जुड़े जो माफिया हैं उनकी गतिविधियां भी एक तरह से आग में घी का काम करती रहीं। यानी विकास हुआ पर उसका लाभ नीचे नहीं गया। और सरकार, प्रशासन की क्या भूमिका रही इसमें? स्रोत इस पर कुछ कहते हैं? हाँ, प्रशासनिक कमजोरियों का भी जिक्र आता है साफ तौर पर, जैसे भ्रष्टाचार तो हर जगह। हाँ, और सरकारी योजनाओं का सही से लागू ना हो पाना। मतलब योजनाएं बनती हैं पर जमीन तक पहुंचते पहुंचते उनका असर कम हो जाता है, खासकर दूर दराज के इलाकों में। जी बिल्कुल, दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में शासन और पुलिस की मौजूदगी भी कमजोर रही। तो ये सब चीजें मिलकर लोगों का जो व्यवस्था पर भरोसा है उसे कम करती हैं। सही बात है। और इसके साथ आदिवासी अधिकारों और पहचान से जुड़े मुद्दे भी हैं, जैसे वन अधिकार अधिनियम 2006 का फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। हाँ, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट कानून तो है पर जमीन पर उसका पूरी तरह अमल ना होना, उनकी सांस्कृतिक पहचान की अनदेखी और फिर विकास परियोजनाओं के नाम पर जमीन ले लेना। और मुआवजा अक्सर नाकाफी होता है या फिर पुनर्वास ठीक से नहीं होता। तो ये बातें भी असंतोष को और गहरा करती हैं। कुछ स्रोत तो आज़ादी के बाद जो भूमि सुधार ठीक से नहीं हुए उसे भी एक वजह मानते हैं। तो ये सब कारण मिलकर एक विस्फोटक स्थिति बना रहे थे। अब इसके असर की बात करें, जाहिर है हिंसा, असुरक्षा ये तो हुए होंगे। हाँ, असर तो काफी गंभीर और कई तरह के रहे हैं। सबसे सीधा असर तो विकास के कामों पर ही पड़ा, जैसे स्कूल बनाने में, सड़कें बनाने में, अस्पताल बनाने में बाधा डाली गई। हाँ, ये सुना है। तो इससे क्या हुआ कि एक असुरक्षा का माहौल बन गया, जिसने फिर निवेश को, आर्थिक गतिविधियों को, उनको भी रोका। और इसके अलावा क्या कुछ और गंभीर परिणाम हुए? हाँ, स्रोत इससे भी ज्यादा गंभीर बातों पर रोशनी डालते हैं, जैसे इसे भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा माना जाता है। आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी। जी, फिर जबरन भर्ती, जिसमें कभी कभी बच्चों को भी शामिल किया जाता है, ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है। हाँ, बाल सैनिकों का इस्तेमाल। बिल्कुल। और लोगों से जबरन वसूली, जिसे वो लेवी कहते हैं। लेवी। हाँ, ये स्थानीय अर्थव्यवस्था को बिल्कुल पंगु बना देती है। फिर हत्याएं, अपहरण, मानवाधिकारों का उल्लंघन तो है ही, और ये राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा करता है। आदिवासी समुदाय और ज्यादा अलग थलग महसूस करता है। ये तो बहुत ही चिंताजनक तस्वीर है। तो फिर इन चुनौतियों से निपटने के लिए समाधान क्या सुझाए गए हैं?
क्या सिर्फ फोर्स का इस्तेमाल ही रास्ता है? नहीं नहीं, लगभग सभी स्रोत इस पर सहमत हैं कि सिर्फ सैन्य कार्रवाई काफी नहीं है, वो समाधान नहीं है। तो फिर क्या? जोर एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच, मतलब एक बहुआयामी रणनीति पर है, और उसका सबसे बड़ा हिस्सा है विकास। कैसा विकास? मतलब रोजगार के अवसर बनाना, जैसे मनरेगा है, स्किल डेवलपमेंट है। इनके जरिए बुनियादी ढांचा, सड़क, बिजली, पानी, इनको दूरदराज के गांवों तक पहुंचाना, और शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना, सुरक्षित बनाना। इसके साथ ही आदिवासी सशक्तिकरण, ये बहुत जरूरी माना गया है। सशक्तिकरण कैसे? खासकर जो वन अधिकार अधिनियम है, उसका सही कार्यान्वयन, विकास योजनाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। मतलब उन्हें लगना चाहिए कि ये विकास उनके लिए है, उनके साथ मिलकर हो रहा है। और सुरक्षा के मोर्चे पर? सुरक्षा के मोर्चे पर भी काम जरूरी है। सीआरपीएफ है, स्थानीय पुलिस है, उनको मजबूत करना, इंटेलिजेंस को बेहतर करना। लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि जो नक्सली आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, हाँ, सरेंडर पॉलिसी, जी, उनके लिए अच्छी पुनर्वास नीतियां हों और बातचीत के रास्ते भी खुले रखने पर जोर है। क्या कुछ खास सरकारी योजनाओं का भी जिक्र मिलता है इन स्रोतों? हाँ, कुछ खास पहलुओं का जिक्र है, जैसे LWE यानी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। प्रभावित क्षेत्रों के लिए एक खास सड़क योजना है, RCPLWA। अच्छा। और आकांक्षी जिला कार्यक्रम यानी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम, जो पिछड़े जिलों में विकास पर फोकस करता है। झारखंड सरकार की भी कुछ योजनाएं हैं, जैसे जोहार परियोजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, इनका भी जिक्र आता है। और सुरक्षा बलों के लगातार ऑपरेशन से स्थिति में सुधार की बात भी कही गई है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इन स्रोतों से यही समझ आता है कि झारखंड में नक्सलवाद एक बहुत उलझा हुआ पेचीदा मुद्दा है। हाँ, बहुत जटिल है। और इसकी जड़ें कहीं ना कहीं सामाजिक आर्थिक गैरबराबरी और एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, मतलब प्रशासनिक खामियों में है। बिल्कुल, और इसीलिए इसका समाधान भी उतना ही जटिल है। ये साफ है कि अगर टिकाऊ शांति चाहिए तो विकास, स्थानीय समुदायों का सशक्तिकरण और समावेशी नीतियां, इन सबको एक साथ लेकर चलना होगा। मतलब एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। जी बिल्कुल, जिसमें सरकार, सिविल सोसाइटी, स्थानीय लोग, सबको मिलकर काम करना होगा। सही कहा। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल या कह लें एक विचार छोड़ जाते हैं। जी, ये जानकारी हमें दिखाती है कि विकास परियोजनाएं जैसे सड़कें, पुल, ये अक्सर नक्सलियों का निशाना बनती हैं। शायद इसलिए कि वो उन्हें मौजूदा व्यवस्था का प्रतीक मानते हैं। हाँ, ये होता है। लेकिन दूसरी तरफ यही विकास इस समस्या के समाधान की सबसे बड़ी कुंजी भी है। तो ये जो विरोधाभास है कि विकास जरूरी भी है और निशाने पर भी है, इससे कैसे निपटा जाए? कैसे सुनिश्चित करें कि विकास का लाभ बिना रुके उन तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है? इस पर सोचने की जरूरत है। क्या कहते हैं, जैविक हथियार से की गई पहली हत्या की शुरुआत बना। तो चलिए आज किसी घटना की गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि कैसे एक पारिवारिक रंजिश इस जर्म मर्डर तक पहुंच गई। जरूर। तो अमर पांडे को ये चुभन हुई, लेकिन उन्हें अपने